हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश क्या है, इसके गुण क्या हैं, किस प्रकार से प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन और अपवर्तन में महत्वपूर्ण जो अंतर है वो क्या है, और इससे भी रिलेटेड डिफिनेशंस जैसे कि आपका प्रकाशिक तंतु क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और प्रकाश किस तरह से हमारी लाइफ में एक भूमिका अदा करता है चीज़ों को देखने की। या एग्जाम्पल में आपको बताएं कि रोड पर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है और आप जब वहां पहुंचते हो तो पानी गायब होता है। ये भी प्रकाश का ही एक गुण है कि किस प्रकार से आपको चीज़ों का वहम हो जाता है। तो इन सब टॉपिक्स पर आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टारगेट है वो यूपी बोर्ड है 2025 2025 के यूपी बोर्ड को एनालिसिस करके और उसके जो पीछे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर आपको वीडियोज प्रोवाइड की जा रही हैं, और आपके डाउट्स के आधार पर भी हम वीडियोज, हमारा जो चैनल है सॉल्यूशन बाय सौरभ, आपके डाउट्स के आधार पर वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। यानी जो आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो और उसी के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए आते हैं। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, कम समय में ज़्यादा सीखने की। एक बात और है कि काफ़ी दिन से हम दो वीडियोस तक लाइव में आ चुके हैं, लेकिन नेटवर्क इश्यू होने की वजह से लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी डाउन हो जा रही है, तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है। और जैसे ही चीज़ें सब क्लियर होती हैं आपको डेली लाइव में एक वीडियो जरूर मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रकाश, पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, क्या प्रकाश हमको दिखाई देता है? जी हाँ, पहला प्रश्न आपका है, क्या प्रकाश हमको दिखाई देता है? तो उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा कि प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये प्रकाश एक माध्यम होता है हमको चीज़ों को दिखाने का। यानी आप अंधेरे कमरे में जाते हो, जिस चीज़ पे आप प्रकाश डालते हो वही चीज़ आपको दिखाई देती है। यानी क्या है, प्रोसेस को समझिए कि प्रकाश क्या है, जब आप किसी चीज़ पे लाइट छोड़ते हो, टॉर्च जलाते हो, तो वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों पर वापस आता है और हमको वो चीज़ दिखाई दे जाती है। प्रकाश स्वयं में दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट हैं बंडलों के रूप में चलता है। ये चीज़ें आपको हम बहुत ही विस्तार से किसी अन्य वीडियो में समझा देंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं और किस वैज्ञानिक ने कौन से गुण पर किस प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन है जो भी है उसमें क्या परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रकाश का वेग। आप सबको पता होगा कि प्रकाश निर्वात में जो वेग होता है प्रकाश का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग जो निर्वात में है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस चीज का मतलब कितने बच्चे जानते हैं? इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 और 8 बार 0 लगा दो, इतना मीटर की डिस्टेंस तय कर जाता है। यानी हम बोलते हैं ना, आप सवाल लगाते हो कि एक कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में वो कार 20 मीटर चली जाती है। आप देखते हो रोड पर लिखा होता है कि 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी हाई स्पीड आप कितनी ले जा सकते हो। हाईवे पर आप जाते हो तो 80 किलोमीटर पर घंटा, 100 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में आप इतने किलोमीटर या मीटर की डिस्टेंस तय कर लेते हो। ये प्रकाश 1 सेकंड में, केवल 1 सेकंड में 3 × 10⁸, यानी 3 लाख तब होगा जब 10⁵ होगी, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है। अब बात करते हैं, आपका जो आज का टॉपिक है परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, आज विषयों पर। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। अगर आप हमारी बाकी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो पता होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि रटवाने पे भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि रटा नहीं और हटा नहीं। आप किसी चीज़ को रट के जाते हो, आप उसको भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को समझ जाते हो तो आप उस चीज़ को अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन की जो डिफिनीशंस है आपके 12th में भी है, हाई स्कूल में भी है, आपने पढ़ रखी है, लेकिन आप बार बार भूल जाते हो। तो किस तरह से हम उसको ध्यान से समझ सकते हैं? तो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि किसी भी डिफिनीशन को बिल्कुल याद नहीं करना। उस डिफिनीशन में अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले को याद करना है, उस फार्मूले के आधार पर हम डिफिनीशन को बनाएंगे। अगर फार्मूला नहीं है तो उस
डिफिनीशन से रिलेटेड जो आपका डायग्राम है, जो भी किरण आरेख है, उसके आधार पर हम उसको डिफिनीशन को याद करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम इस पर लागू करते हैं। एग्जाम में आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके उपयोग या इसके जो नियम है वो बताइए। तो देखिए क्या है, आपने देखा परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप हमेशा देखते हो, अपना जो आप घर पे आईना देखते हो, शीशा देखते हो सजने संवरने के लिए, वो आपका परावर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप कभी उस शीशे को हटा के देखिएगा, पीछे जब आप उसकी प्लास्टिक हटाओगे तो उस शीशे के पीछे कुछ ना कुछ पॉलिश होगी, या तो ग्रीन या ब्लैक, हरे या काले में पॉलिश होगी पीछे। तो आपने वही किया, ये क्या है, कांच की एक प्लेट है, इस कांच की प्लेट पर नीचे क्या कर दी है, पॉलिश कर दी। तो जब पॉलिश कर दी तो इसकी सतह कैसी हो गई, चिकनी और चमकदार। अब देखते हैं किस प्रकार से हम इसकी डिफिनीशन बनाते हैं। देखिए ये किरण है, आ रही है, ये सिंबल क्या बता रहा है, ये सिंबल बता रहा है कि ये किरण आ रही है। तो आने वाली किरण को हमने बोल दिया आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोला हमने बच्चे, आपतित किरण। क्या बोल दिया, आपतित किरण। ये किरण आपने देखा जा रही है, जो बताएं केवल उसको सुनिए, इसके अलावा घर में अभी आप पढ़ रहे हो, घर में क्या हो रहा है, कहाँ शोर हो रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, केवल आप मेरे शब्दों को सुनिए। ये किरण जा रही है, तो जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखते हैं, बनाते हैं क्या होती है प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन। क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आया माध्यम। माध्यम को अच्छे से समझते हैं। माध्यम का मतलब होता है मीडियम। मीडियम का मतलब किसी के थ्रू जाना, यानी क्या कहने का तात्पर्य है कि सपोज ऊपर है हवा, ऊपर क्या है, हवा, और ये आपकी क्या है, कांच, यानी माध्यम चेंज हो गया। क्या ये प्रकाश इसके अंदर गया, नहीं गया, हवा से आया और हवा में ही चला गया, तो उसी माध्यम में लौट गया। तो इस पूरे घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार मेरे साथ इसकी डिफिनीशन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगर हम बच्चे प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, हमारी राय आपको यही होगी कि हम जो बोल रहे हैं आप उसको बैठ के लिखें। जो हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर करके उसको लिखें। हालांकि हमें पता है बहुत आलसी मक्कार आप सब हो, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल की, ठीक है, टेलीग्राम की भी लिंक है उसमें, तो उस पर आप क्लिक करके जो चैनल है सोल्यूशन बाय सौरभ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम आपको बाकायदा व्यवस्थित रूप से जो नोट्स हैं वो हम आपको सब सेंड कर देंगे। ओके, लेकिन फिर भी हम आपको यही राय देंगे कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखने से ही आता है। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बच्चे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? दो नियम है। कौन कौन से नियम है, अब हम उनकी बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है उसको भी हम डायग्राम के आधार पर ही याद करेंगे। किस तरह से? आपने देखा कि यहाँ पर दो एंगल बने, एक ये वाला, एक ये वाला, दो एंगल बन रहे। अब इन्हीं दो एंगल पे पहला नियम आपका आधारित है। आप क्या बोलते हो, आपतित किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से लिखते हैं, और परावर्तित किरण के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आप से लिखते हैं। आई क्या है आपका? आपतन कोण। आई क्या है बच्चे आपका? आपतन कोण। और आर क्या है आपका? परावर्तन कोण। यानी आने वाले किरण से आपतन कोण और जाने वाली परावर्तित किरण से परावर्तन कोण।
ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। I बराबर R। नहीं, पहला नियम कहता है कि हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बोलोगे आप कि हमारा जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरे नियम को भी आप किस तरह से, इसी डायग्राम से आपने परिभाषा बनाई, इसी डायग्राम से आप प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखोगे। जैसे कि आपको 2-3 चीजें और क्लियर कर दें। यहाँ पे हम जो ये लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बच्चे अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब हम दूसरा नियम देखें किस तरह से याद करते हैं। क्या कहेंगे दूसरे नियम में? आपतित किरण, परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। फिर से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये जो तीनों हैं, देखिए, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है आपका कि फिर से आप बोल, साथ में बोलिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या स्थित होने चाहिए। ये आपका है परावर्तन, जो आपके सामने हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो एग्जाम में आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम बताइए। तो आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इसी के आधार पर डेफिनेशन और इसके दोनों नियम कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम करता है गोली दर्पण। उनको गोली दर्पण समझ में नहीं आता कि गोली दर्पण है क्या, इसके अंदर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है और इससे संबंधित परिभाषाएं, यानी मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, इन सब परिभाषाओं में इतने डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, कुछ नहीं समझ में आता। अगर याद भी कर लेते हैं तो सब उनका मिक्सअप हो जाता है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको आसानी से याद करते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझते हैं जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपने एक क्या लिया, कांच का खोखला गोला। ध्यान सुनिएगा, आपने एक कांच का खोखला गोला लिया। ओके, ये क्या है? कांच का एक खोखला गोला है। कैसा गोला है? यहाँ पे लिख देते हैं खोखला, खोखला गोला। ये खोखला गोला है किसका बच्चे? कांच का। नहीं, कांच का आपने क्या लिया? खोखला गोला लिया। अब देखिए, गोली दर्पण कुछ भी नहीं है, इसको आपने इधर से कट किया और इसको आपने इधर से कट किया। तो जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, देखिएगा, इसको हम अगर इरेज करें यहाँ से, अगर इसको इतना काटे हम, ये जो इतना हिस्सा आपको अलग दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा क्या कहलाता है? गोली दर्पण। ये जो हिस्सा आपका अलग हो जाता है, ये हिस्सा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है। अब कैसा भाग होता है? अभी आपने पढ़ा कि हमें परावर्तन कराना है तो एक तरफ पॉलिश करनी है। तो क्या है, या तो आप इसके अंदर पॉलिश कर दो या तो आप इसके बाहर पॉलिश कर दो। देखिए, इसके हमने अंदर पॉलिश की, यहाँ नहीं, इसके हमने बाहर पॉलिश की, यहाँ नहीं। तो परिभाषा बनी आपकी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है। एक तल पे पॉलिश की जाती है और दूसरे तल पे परावर्तित बना दिया जाता है। इसमें आपके 2 टाइप होते हैं। कैसे टाइप होते हैं? 2 होते हैं।
एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक क्या कहलाता है आपका? अवतल दर्पण। और दूसरा जो आपका टाइप है वो बच्चे कहलाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपका गोली दर्पण पे जो पॉलिश करते हैं उस पॉलिश के आधार पर बनाया गया है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, सपोज ये आपका क्या है, देखिए गोली दर्पण, ठीक है, ये आपका क्या है? गोली दर्पण है। और इसकी हम किधर पॉलिश कर दें? ऊपर पॉलिश कर दें, तो आपका क्या कहलाएगा? ये अवतल दर्पण। और ये आपका गोली दर्पण है और इसके हम कहाँ पॉलिश करें? इसके हम दबे वाले पृष्ठ पर, जो पृष्ठ दबा हुआ है अंदर का है उस पे पॉलिश करते हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की परिभाषा एग्जाम में आ जाती है, ऐसे आता है कि गोली दर्पण क्या है, इसके प्रकारों में से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अवतल दर्पण की परिभाषा करेंगे कि अब जो गोली दर्पण के जब हम बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं या उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। या ऐसा दर्पण जिसके हम दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो जब आप बोलो कि कांच का कटा हुआ गोले का वह भाग जिसके हम उठे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं अवतल दर्पण कहलाता है, और दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं उत्तल दर्पण कहलाता है। अब जो आपकी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम उन पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जो आपके दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें दर्पण से संबंधित परिभाषा। आपको लगातार वीडियोज नहीं मिल पा रही हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं और उसके चक्कर में लाइट इश्यू हो जाता है, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो लाइव सेशन स्टार्ट किए थे हमने वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक हम सही कर भी रहे हैं और जल्दी ही आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से हर एक रोज वीडियो मिलेगी, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड। सो दर्पण से संबंधित परिभाषा एक नजर डालते हैं क्या कहता है ये। जैसे कि आपका ये कोई भी दर्पण है, हम नहीं इस पर बहस करेंगे कि आपका उत्तल है या अवतल है, लेकिन अगर बाहर पॉलिश करेंगे तो अवतल, अंदर पॉलिश करेंगे तो उत्तल। अब इससे संबंधित परिभाषाएं जरूर आती हैं। तो सपोज ये आपका क्या है? अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें संबंधित परिभाषाएं हैं। ये होता है आपका F, ये होता है आपका C, ये होता है आपका P। इन सब परिभाषाओं को ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट आता है, एक एक परिभाषा को अच्छे से पढ़ते हैं। सपोज आपसे C की डिफिनेशन पूछ ले। C को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। C को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। F, इस F को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल f। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इस C से ले जो आपका ये C है, इस C से लेके P तक की डिस्टेंस को, C से लेके P तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं R। R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ये सब आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। C को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और जो ये लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस P को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वारा। अब एक एक की परिभाषा याद करते हैं। सपोज एग्जाम में आ गया वक्रता त्रिज्या R की परिभाषा बताओ। एग्जाम में आया वक्रता त्रिज्या R की परिभाषा बताइए। तो आप देखिए ये जो हिस्सा है कटा हुआ, ये कटा हुआ हिस्सा जो है वो इसी गोले का तो भाग है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इसी गोले का तो हिस्सा है। तो जो इसकी जो त्रिज्या होगी, इस गोले की कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी। तो इस गोले की त्रिज्या होगी क्या वही इस कटे हुए भाग की त्रिज्या होगी? कंफर्म है ना भाई? इस गोले की जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वही इस कटे हुए हिस्से की तो रेडियस होगी। तो परिभाषा बना दीजिए कि गोली दर्पण जिस कटे हुए गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
फिर से सुनिएगा, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा आप ये कह सकते हो कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को या बीच की दूरी को गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर आए तो आप यह कह सकते हो कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जब आप चीजें समझने लगते हो तो बहुत चीजें आसानी आपके लिए हो जाती है। P की बात करें तो ये बताइए आप, क्या ये आपका ये दिख रहा है इसका मध्य बिंदु ही P है? तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारा की अगर हम बात करें तो गोली दर्पण की जो डिस्टेंस होती है उसे ही दर्पण का द्वारा कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? द्वारा। जो मुख्य फोकस है या फोकस दूरी की डिफिनेशन देखते हैं तो आपके दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी को ही फोकस की दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस में आपका जो एक वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है आपका वो है r बराबर 2f। यानी फोकस दूरी का जो डबल होता है, इस फोकस दूरी का जो डबल होता है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी आपकी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो आपकी फोकस दूरी है वही वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है। अब मुख्य फोकस की बात करें तो मुख्य फोकस की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम समझते हैं अच्छे से कि क्या है आपका ये मुख्य फोकस। ध्यान से सुनिएगा। सपोज ये आपका क्या है, एक दर्पण है। यहाँ पे आपने क्या की, प्रकाश की किरण आ रही है, लगातार प्रकाश की किरण इससे गुजर रही है। सपोज हमने कुछ किरणों को दिखा दिया, ये किरणें इससे परावर्तन के पश्चात ये किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ये किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या डिफिनेशन बनी कि दर्पण के, देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप आपको ये जो परावर्तन है इससे संबंधित परिभाषाएं भी आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो आपको पूरा प्रकाश का अपवर्तन इन दो डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपवर्तन आपका दो तरह से होता है, ठीक है। इसमें हम एक चीज को ध्यान देते हैं, ये आपका है माध्यम 1, ये आपका है माध्यम 2। सेम एयर, ये आपका है माध्यम 1 और ये आपका माध्यम है 2। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चीजों को। आप एक ग्लास लेना, कांच की एक ग्लास होनी चाहिए, कांच की ग्लास हो, उसमें पानी भरना, उसमें पानी को भरने के बाद उसमें एक पेंसिल डाल देना। फिर उसको जब आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल तिरछा है, बीच से कटी हुई महसूस होगी, बिल्कुल सीधी पेंसिल आपको तिरछा दिखेगी अपवर्तन की वजह से। समझ में आ रही चीजें? अपवर्तन को आप इन दो चीजों से अच्छे से समझ सकते हो। यानी कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सपोज जब वो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। आग कहाँ से रही है, हवा से। हवा से पानी में प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन होता है। आप चीजों को ऐसे समझिए कि ये सपोज ये क्या है आपकी, यहां पे समझिएगा, ये क्या है आपका हवा, ठीक है, और ये कौन से कण है आपके, पानी के। यानी हवा के कण दूर दूर, पानी के कण पास पास।
जब प्रकाश किरण यहाँ चलेगी तो इसके कण दूर दूर हैं, लेकिन जब ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी, यहाँ के आने के बाद पानी में प्रवेश करेगी तो कण इसके अलग अलग होने से, कणों का साइज अलग होने से या तो ये प्रकाश की ओर इसकी ओर झुकेगी या दूर भागेगी। इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। अपवर्तन कहता है, हम आपको ऑलरेडी लिखा चुके हैं कि आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा। आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित, लेकिन ये अपवर्तित हो रही है। अपवर्तन में ये किरण क्या हो गई? अपवर्तित। तो इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या बनती है कि जब हमारी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान सुनिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, देखिए ऐसे जा रही है तो इसको सीधे जाना चाहिए था ना, तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई, यानी कुछ दबेगी या कुछ भागेगी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों को ये चीज समझ में भी आ जाती है, बहुत खुश भी हो जाते हैं कि सर हमको सब समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आपका ये माध्यम होगा बच्चे सघन, जब ये आपका माध्यम सॉरी कैसा होगा? विरल। ये माध्यम कैसा होगा आपका? विरल। और ये माध्यम होगा आपका सघन। ये चीज तब होगा जब ये आपका माध्यम होगा सघन, ये माध्यम होगा विरल। अब बस बच्चों का यहीं पर से हैंगओवर शुरू हो जाता है, यानी इतना ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि कॉपी ही बंद, कि अब नहीं पढ़ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम को ढूंढिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि सर सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी या पास आएगी, विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म को समझते हैं, क्या है विरल, क्या है सघन। विरल का मतलब है पतला, यानी जिसके कण क्या हो? दूर दूर हो। सघन का मतलब है पास पास, है ना, संघनित हो जाना, पास पास होना। यानी क्या है? सबसे विरल हमारी क्या है? वायु। वायु के बाद आता है जल, जल के बाद आता है कांच, कांच के बाद आता है हीरा। समझ रहे चीजें? वायु, जल, कांच, हीरा, इस तरह से आप सघन से विरल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमने बोला कि भैया विरल को बोल दो गरीब, विरल को क्या बोल दो? गरीब, और सघन को बोल दो अमीर। इसको समझते हैं वो समझ जाओगे आप। अपने समाज में आइए, सोसाइटी में आइए, सपोज कीजिए एक गरीब आदमी को किसी अमीर आदमी की तरफ से एक इनविटेशन का कार्ड आया कि आपको हमारे घर में कार्यक्रम में आना है। तो वो गरीब आदमी से तात्पर्य है कि हल्का सा वो पैसों में उससे थोड़ा सा कमजोर है, तो वो कोशिश करेगा कि बड़े आदमी हैं, उन्होंने हमको निमंत्रण भेजा है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ। अगर शादी किसी दिन है तो 2-3 दिन पहले पहुंच जाएंगे, वो पूरी कार्यक्रम देखेंगे, बढ़िया से अपना पूरा 100% देंगे अपने आप को दिखाने के लिए। यानी वो गरीब आदमी अमीर के पास आने की कोशिश करेगा, खाने में क्या क्या है हर एक वेराइटी को चेक करेगा कि क्या क्या बनवा कर रखे हैं, अमीर लोग क्या क्या करते हैं। उल्टा आ जाइए, अगर वही गरीब आदमी अब उस अमीर आदमी को इनवाइट करे, कार्ड दे, उसको अपने घर बुलाए, क्या वो अमीर आदमी पहले से आएगा? हो सकता जाए ना, केवल आएगा तो 2 मिनट के लिए आएगा, व्यवहार कराएगा और निकल लेगा। यानी वो गरीब में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसी चीज को हम लागू करते हैं यहाँ पे। कोई गरीब आदमी अमीर के यहाँ गया, सपोज ये उसका घर है, गरीब आदमी अमीर के यहाँ गया तो वो उसके घर आने की कोशिश करेगा, अविलंब की ओर झुकने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे खाने की सपोज टेबल लगी है, यहाँ पर एक एक व्यंजन को चेक करने की कोशिश करेगा कि क्या क्या है। यानी जब विरल माध्यम यानी गरीब आदमी किसी सघन माध्यम यानी अमीर आदमी के घर जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, और जब आपका सघन यानी अमीर आदमी किसी विरल यानी गरीब आदमी के घर जाता है तो वो सीधे भी नहीं न इधर घूमेगा, वो दूर से दूर निकल जाता है। चीज समझ में आई है? यानी अगर हमारा माध्यम विरल है, प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है यानी गरीब से अमीर में जा रही तो विलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से दूर हटेगी। दैट्स इट। बस यहीं पे आपका इतना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बच्चे केवल और केवल इतना ही है। जैसे आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ऐसे ही बच्चे आपका अपवर्तन के भी नियम है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो परावर्तन का दूसरा नियम है
वही अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन के नियम की बात करें बच्चे तो दो नियम है आपके। कितने नियम हैं? दो है, पहला और दूसरा। जो परावर्तन का हमने दूसरा नियम बताया था वही अपवर्तन का पहला नियम। क्या बताया था कि आपतित किरण, वहां पे परावर्तित थी, ये है अपवर्तित। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपका क्या बिंदु है बताया था? आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु पर आपने खींचा क्या है? अभिलंब। तो क्या परिभाषा बनी? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम कहता है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इस नियम को बच्चे बोलते हैं स्नेल का नियम। एग्जाम में चाहे आपका स्नेल का नियम आ जाए या अपवर्तन का दूसरा नियम आ जाए, आपको क्या लिखना है? n होता है अपवर्तनांक। इसको अच्छे से समझते हैं। n होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। साइन को हिंदी में बोलते हैं जया और साइन को क्या बोलते हैं? जया। कॉस को कोज्या। तो आपकी परिभाषा क्या बनती है स्नेल के द्वितीय नियम की कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण, आई क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण की जया और यहाँ पे आर है। अपवर्तन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इनको क्या बोल दिया? नियतांक। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि आपतन कोण की जया, ये देखिए आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इस चैप्टर से आपके केवल 3 महत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं जो आपके बोर्ड पे सामने लिखी हैं। क्या कहती है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है? क्रांतिक कोण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण है, ठीक है। यहां पे क्या है बच्चे? वायु। यहां पे हमने क्या भर दिया? जल। और यहां पे हमने क्या लगा दी? कांच। और वापस से क्या है? वायु। हमने क्या की? एक प्रकाश की किरण है जो वायु से आ रही है। कहां से आ रही है? वायु से। ये प्रकाश की किरण हमारी कहां से आई? वायु से आई। खूब ध्यान से सुनिएगा। वायु से ये प्रवेश की जल में, ये आपका क्या होगा? अभिलंब। वायु से प्रवेश की जल में। वायु है विरल, जल है सघन, यानी ये अभिलंब की ओर घूमने की कोशिश करेगी। क्लियर है? अब जल से आ रही कांच में, ये आपका क्या है? अभिलंब। जल विरल है कांच से, यानी ये अभिलंब की ओर और भी झुकने की कोशिश करेगी। अब ये कांच से जा रही वायु में, सघन से विरल में, ये आपका क्या खींचा आपने? अभिलंब। अब ये वापस दूर भागने की कोशिश करेगी। समझ में आ रही चीजें आपको? यानी अभी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सिद्धांत कहता है कि जब आपने देखा एक प्रकाश की किरण है वो अनेक माध्यमों से होकर जा रही है और वापस उसी माध्यम में निकल गई, तो डिफिनीशन बनती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम सॉरी अनेक माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर और अनेक माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो इनके जो अपवर्तनांकों का गुणनफल होता है वो 1 होता है। फिर से सुनिएगा, अगर कोई आपकी प्रकाश किरण अनेक माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? आप वायु को लिखते हो एयर, अपवर्तनांक आपका n, एयर से कहां जा रही? जल में, जल को लिखते हो वाटर इंटू, फिर वाटर से कहां गई? कांच में, W से कहां गई? ग्लास में, वाटर से कहां गई? कांच में,
फिर कांच से वापस कहाँ गई, एयर में। इन सबका गुणनफल क्या होता है, 1। वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनेक माध्यमों से होती हुई वापस उसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अपवर्तनांकों, यहाँ पर जो n है वो अपवर्तनांक शो कर रहा है, तो उनके जो अपवर्तनांकों का गुणनफल होता है वो 1 होता है। यानी यहाँ पर AW क्या है कि एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में आई तो इनके अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या हुआ, 1 हुआ। यही आपका है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बच्चे क्रांतिक कोण की बात करें हम तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका सपोज यहाँ पर कैसा माध्यम है, सघन, और ये कैसा माध्यम है, विरल। ठीक है, सपोज एक आपकी प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, प्रकाश की किरण आपकी आती है, आपको पता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से कैसे हटेगी, दूर हटेगी। सपोज अब की हमने जो प्रकाश किरण को भेजा वो कुछ इस तरह से भेजा, दूसरे एंगल पे भेजा, तो हो सकता है ये कुछ इतनी दूर हो जाए। अब की से हमने जो प्रकाश किरण को भेजा, सपोज हमने इस एंगल पे भेजा, तो हो सकता है ये और हो जाए। बस यही है आपकी क्रांतिक कोण की परिभाषा। बहुत ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्रांतिक कोण। फिर से देखिएगा, ये आपका क्या है, आपका कांच, ये आपका अभिलंब है। ऐसी कोई प्रकाश की किरण आई, ऐसी कोई प्रकाश की किरण आई कि प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बजाय आपके इसी कांच के प्लेट पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना ले, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते, ये क्या हो जाएगा आपका R, ये क्या हो जाएगा I। ठीक है, तो यही जो I होगा यही आपके C के बराबर होता है। क्रांतिक कोण को हम C से लेते हैं। अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन, कितनी आराम से, कितने प्यार से आपको समझ में आती है। मैंने बोला कि सघन माध्यम में, सघन माध्यम में है ये, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, देखिएगा ये आपतन कोण ही तो है, I आपतन कोण ही तो है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री हो जाए, उसी आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से बोल रहे हम, आपकी नजर केवल बोर्ड पे होनी चाहिए और कान मेरी आवाज पर। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री हो जाए, उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसकी शर्त यही है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए। वो क्यों है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम ऊपर माध्यम क्या कर दें विरल और नीचे माध्यम अगर हम सघन कर दें तो प्रकाश की किरण आपकी हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी, दूर जाएगी नहीं, तो क्रांतिक कोण बनेगा नहीं। यानी क्रांतिक कोण के लिए शर्त यही है कि प्रकाश किरण आपकी हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्रांतिक कोण के लिए R का मान है 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा, 0 डिग्री, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी आ सकता है। अब आपकी सबसे लास्ट टॉपिक है कोण आंतरिक परावर्तन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो हेडिंग है बहुत अच्छी हेडिंग है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे आते हैं। आपने क्या किया, ये कांच की प्लेट है, फिर से आपने बनाई, या आपने अभिलंब बनाया। अब देखिए, आपने देखा था कि प्रकाश किरण ऐसे घूमते 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 सीधे हो गई। अगर हम एंगल को और हल्का सा कम कर दे तो ऊपर निकल जाएगी। हमने क्या किया कि ऐसे प्रकाश किरण आई और अपवर्तित होने के बजाय 90 डिग्री पर जाने के बजाय सीधे ही वापस हो जाए, तो ये आपका जो I होगा क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो जाता है। तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तक कहते हैं। और इसका बच्चे दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम इसका जो है, इसको मृग मारीचिका भी कहते हैं, मृग मारीचिका भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जब हमारा क्या है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जा रही हो और वो अपवर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को कोण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इस घटना के लिए भी प्रकाश किरण को आपकी सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करना अति आवश्यक है। और मृग मरीचिका के एग्जाम्पल क्या है कि आपको रोड पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, यानी प्रकाश किरण बार बार परावर्तित हो रही है। रोड गर्म होके क्या होती है कि नीचे की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है विरल, ऊपर की हवा सघन। प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आती है तो बार बार परावर्तित होती रहती है और रोड पर गिर के पूरी तरह से हमारी आंखों पर परावर्तित हो जाती है और हमको वहां पर पानी महसूस होता है, और जब वहां पे हम जाते हैं तो पानी गायब होता है। इसी प्रकार से रेगिस्तान में कोई आपको हल्की सी भी पेड़ की छाया दिख जाती है तो आपको वहां पर पेड़ की छाया में जल भरा दिखाई देता है। जो रेगिस्तान में खो जाते हैं वहां दौड़ के जाते हैं, पूरी एनर्जी दौड़ने में ही अपनी व्यतीत कर देते हैं, व्यय कर देते हैं और वो प्यास से ही वहां मर जाते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि आपके जो बर्फ से, ऐसे आपके समुद्र हैं, झील हैं, जो ऊपरी परत इनकी बर्फ से जम जाती है तो दूर से देखने पर आपको वही जहाज आकाश में उल्टा दिखाई देता है, और जब आप दौड़ के वहां जाते हो या जादू देखने के लिए तो वो जहाज वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको चीजों को देखने का भ्रम हो जाता है। इसे ही मृग मरीचिका कहा जाता है। होप आपका परावर्तन अपवर्तन पूरी तरह से चैप्टर क्लियर हो चुका है। अन्य किसी में प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी से आपको कवर करा देंगे। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई हैं और रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। इस समय लगभग आधी रात से ज़्यादा समय हो चुका है और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो आप लोगों के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड कराना हमारा कर्तव्य जैसा है, और हर एक वीडियो को हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड कराने की। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ, ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, जिससे सब लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाएं। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव।